गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन नर जनन तंत्र पढ़ रहे थे, ठीक है। और नर जनन तंत्र में अपन वर्षण की संरचना पढ़ रहे थे। तो वर्षण की संरचना मैंने इसकी बाह्य संरचना आपको बताई थी और आंतरिक संरचना बताई थी, ठीक है। देखो, वर्षण में अपन ने देखा था वर्षण के अंदर शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। और वो शुक्र जनन नलिकाएं वर्षण की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। उन शुक्र जनन नलिकाओं की अपन ने बात की थी कि शुक्र जनन नलिकाओं में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। दो प्रकार की कोशिकाएं कौन कौन सी? एक तो सर्टोली कोशिकाएं और एक नर जनन कोशिकाएं। तो जो जनन कोशिकाएं हैं, जनन कोशिकाएं तो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होकर शुक्राणुओं का निर्माण करती है, ठीक है। जनन कोशिकाएं क्या कर रही थी? मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण कर रही थी। जो दूसरी कोशिका है वो है सर्टोली कोशिका। अब ये जो सर्टोली कोशिका है, ये सर्टोली कोशिका कुछ हार्मोनों का स्राव करती है। तो आज अपन देखेंगे सर्टोली कोशिका द्वारा कौन कौन से हार्मोन या रासायनिक पदार्थों का स्राव होता है और उन हार्मोनों का कार्य क्या है। तो देखो, सबसे पहले बात करें तो इस सर्टोली कोशिकाओं के द्वारा एबीपी पदार्थ का स्राव होता है। एबीपी यानी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। एबीपी का पूरा नाम क्या है? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ये जो एबीपी है ये क्या करता है? ये लेडिंग कोशिकाओं द्वारा स्रावित एंड्रोजन, कल मैंने आपको बताया था जो शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं उनके चारों ओर अंतराली अवकाश पाया जाता है। उस अंतराली अवकाश में क्या पाई जाती है? लेडिंग कोशिकाएं पाई जाती है। और ये लीडिंग कोशिकाएं क्या करती है? तो लीडिंग कोशिकाएं एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करती है, ठीक है। तो जो एबीपी है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है, इसका कार्य क्या है? तो ध्यान रखना, ये लीडिंग कोशिकाओं द्वारा जो एंड्रोजन हार्मोन स्रावित होता है उस एंड्रोजन हार्मोन को शुक्र जनन नलिकाओं में पकड़कर रखने का काम करती है, ठीक है। लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा जो एंड्रोजन हार्मोन स्रावित होता है उस एंड्रोजन हार्मोन को एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करती है? शुक्र जनन नलिकाओं में सांद्रित करने का काम करती है। सांद्रित रखने का मतलब उनको पकड़कर रखती है, ठीक है। तो पहला पदार्थ कौन सा स्रावित होता है सर्टोली कोशिकाओं द्वारा? अपन ने देखा एबीपी यानी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। इसके बाद देखो दूसरा जो हार्मोन है वो है इनहिबिन। सर्टोली कोशिकाओं द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होगा? इनहिबिन, ठीक है। तो इनहिबिन क्या है? एक हार्मोन है और सर्टोली कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। ये इनहिबिन क्या करता है? तो ध्यान रखना, इनहिबिन एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या एफएसएच। तो इनहिबिन हार्मोन एफएसएच को संदमित करता है। किसको संदमित करेगा? एफएसएच को, ठीक है। अब ये एफएसएच वगैरह ये अपन शुक्र जनन पढ़ेंगे, जब शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया पढ़ेंगे तो वहां पर इसको अपन डिटेल से देखेंगे। तो फिलहाल तो यही ध्यान रखो आप कि सर्टोली कोशिकाओं द्वारा इनहिबिन हार्मोन का स्राव होता है और ये इनहिबिन हार्मोन क्या करता है? एफएसएच हार्मोन को संदमित करता है, ठीक है। तीसरा हार्मोन एंटी मुलेरियन हार्मोन।
एंटी मुलेरियन हार्मोन। ये एंटी मुलेरियन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होगा? सर्टोली कोशिकाओं के द्वारा। ठीक है, अब देखो ये एंटी मुलेरियन हार्मोन क्या कार्य करता है। तो जो एंटी मुलेरियन हार्मोन होता है ये नर में मादा जनन वाहिनियों को, नर में मादा जनन वाहिनियों को निष्क्रिय करता है। ठीक है, तो एंटी मुलेरियन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होगा? सर्टोली कोशिकाओं के द्वारा। क्या काम करेगा? तो एंटी मुलेरियन हार्मोन नर में मादा जनन वाहिनियों को निष्क्रिय करता है। मतलब नर के अंदर मादा के जो लक्षण होते हैं उनको प्रकट होने से रोकता है। ठीक है, तो ये तीन मुख्य हार्मोन हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। तीनों किसके द्वारा स्रावित होंगे? सर्टोली कोशिकाओं के द्वारा, और तीनों के कार्य आपको ध्यान में रखने हैं। अब इसके अलावा जो मुख्य कार्य है इनका सर्टोली कोशिकाओं का, वो कार्य अपन ने क्या देखा था कि जो सर्टोली कोशिकाएं हैं ये शुक्राणु को आधार या सहारा बोल दो, आधार व सहारा प्रदान करती है और पोषण प्रदान करती है। तो ये भी ध्यान रखना, सर्टोली कोशिकाएं क्या करती हैं? सर्टोली कोशिकाएं हार्मोनों का स्राव करती हैं, इसके अलावा शुक्राणुओं को आधार प्रदान करती हैं और शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं। इसीलिए इन सर्टोली कोशिकाओं को अपन क्या बोलते हैं? नर्स कोशिकाएं। क्या बोलते हैं इनको? नर्स कोशिकाएं। ठीक है, तो ये बात किसकी हो गई? सर्टोली कोशिकाओं की। सर्टोली कोशिकाएं कहां मिलेगी? शुक्र जनन नलिकाओं के भीतर। अब देखो लेडिंग कोशिकाएं हैं, इन लेडिंग कोशिकाओं के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित हो रहा है? एंड्रोजन। ठीक है, एंड्रोजन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित हो रहा है? लेडिंग कोशिकाओं के द्वारा। और ये जो एंड्रोजन है ये कार्य क्या करता है? तो ये नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। नर में क्या करेगा? द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास। और क्या काम करता है ये? तो ये युग्मक निर्माण को प्रेरित करता है, युग्मक निर्माण या शुक्राणु निर्माण को। शुक्राणु निर्माण को प्रेरित करता है। ठीक है, और जो सहायक जनन ग्रंथियां होती हैं, जनन ग्रंथियों के विकास में या निर्माण में सहायता करता है। तो ये बात किसकी हो गई? एंड्रोजन हार्मोन की। ठीक है, इसी के साथ अपन ने जो वर्षण है उसकी संरचना कंप्लीट पढ़ ली है। ठीक है, वर्षण के बाद ये तो क्या हो गया? वर्षण तो मुख्य जनन अंग या लैंगिक जनन अंग। तो नर में लैंगिक जनन क्या है? वर्षण। ठीक है, अब वर्षण के बाद अपन देखेंगे सहायक जनन नलिकाएं, और सहायक जनन नलिकाओं में सबसे पहले अपन बात करेंगे अधिवर्षण की। अधिवर्षण
या एपिडिडाइमिस। तो देखो पिछली क्लास में मैंने वर्षण की स्ट्रक्चर आपको बताई थी, डायग्राम बताया था, उसी समय मैंने आपको अधिवर्षण की संरचना भी बताई थी। ठीक है, तो अधिवर्षण, पहली बात अधिवर्षण क्या है, तो यह एक लंबी पतली कुंडलित नलिका है। लंबी पतली कुंडलित नलिका है। इसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई मानव में कितनी होगी, 6 मीटर। ठीक है, मनुष्य में अधिवर्षण की लंबाई 6 मीटर होती है। अब ये जो अधिवर्षण है इसके अपन ने 3 भाग देखे थे। कितने भाग होते हैं, 3 भाग कौन कौन से, नंबर 1 कैपुट, दूसरा देखा था अपन ने कॉर्पस, और तीसरा भाग था कोडा। ठीक है, कैपट, कॉर्पस और कोडा। अब देखो शुक्रजनन नलिकाएं वर्षण जालक में खुलती हैं और वर्षण जालक शुक्र अपवाहक नलिकाओं के द्वारा अधिवर्षण में खुलता है। ठीक है, तो जो शुक्र अपवाहक नलिकाएं होती हैं ये अधिवर्षण के कैपुट भाग में खुलती हैं। तो अधिवर्षण का जो प्रारंभिक भाग था उसको अपन क्या बोलते हैं, कैपुट। ये बहुत ज्यादा कुंडलित होता है, अत्यधिक कुंडलित होता है। मध्य का भाग था वो क्या कहलाता है, कॉर्पस, और अंतिम भाग होता है वो क्या कहलाता है, कोडा। ये कोडा भाग है, ये इनकी अपेक्षा थोड़ा कम कुंडलित होता है। ठीक है, तो वर्षण के कितने भाग हो, अधिवर्षण के कितने भाग हो गए, 3, कैपुट, कॉर्पस और कोडा। शुक्र अपवाहक नलिकाएं किस भाग में खुलेगी, कैपुट भाग में खुलती है। ठीक है, अब अपन बात करें इसके कार्य की। तो अधिवर्षण में मैंने आपको 2 कार्य बताए थे, 2 इंपॉर्टेंट कार्य हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। पहला कार्य क्या है, अधिवर्षण में शुक्राणुओं का अस्थायी संग्रह होता है। ठीक है, पहला कार्य क्या ध्यान रखना आपको, अधिवर्षण में शुक्राणुओं का अस्थायी संग्रह होता है। और दूसरा कार्य याद रखना है कि यहां पर शुक्राणुओं का परिपक्वन होता है। ये 2 कार्य आपको अधिवर्षण की याद रखने हैं। ठीक है, अधिवर्षण, तो अधिवर्षण के 2 इंपॉर्टेंट कार्य आपको पता होना चाहिए, शुक्राणु का अस्थायी संग्रह और शुक्राणु का परिपक्वन। अब इसके बाद देखो अपन बात करते हैं, दूसरा सहायक जनन अंग है शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी, ठीक है, इंग्लिश में इसको वासा डिफरेंस बोलते हैं, वासा डिफरेंस या शुक्रवाहिनी। तो देखो शुक्रवाहिनी की संख्या मैंने आपको बताई थी, कितनी होती है, ये 1 जोड़ी होती है। वर्षण भी कितने होते हैं, 1 जोड़ी, मतलब प्रत्येक वर्षण से एक क्या निकलती है, शुक्रवाहिनी। ठीक है, तो 2 ही वर्षण होते हैं और 2 ही क्या होती हैं, शुक्रवाहिनियां होती हैं। ठीक है,
तो ये जोड़ी में पाई जाती है, एक जोड़ी वर्षण, एक जोड़ी अधिवर्षण और एक जोड़ी शुक्रवाहिनी। अब देखो अधिवर्षण का अंतिम भाग क्या है? कोडा। अंतिम भाग क्या है? कोडा। ठीक है, तो ये कोडा भाग आगे जाकर के किसका निर्माण करता है? शुक्रवाहिनी का। ठीक है, तो वर्षण का कोडा भाग किसका निर्माण करेगा? शुक्रवाहिनी का निर्माण करता है। ठीक है, तो ध्यान रखना जो कोडा अधिवर्षण है, कोडा अधिवर्षण, ये शुक्रवाहिनी में खुलता है। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, अब देखो मतलब प्रत्येक वर्षण से एक शुक्रवाहिनी निकलेगी, तो दोनों वर्षों से दो शुक्रवाहिनियां निकलती हैं। अब ये दोनों शुक्रवाहिनियां अधिवर्षण से निकलती हैं और उदर गुहा में प्रवेश करती हैं। उदर गुहा में किसके माध्यम या किसकी सहायता से प्रवेश करती हैं? ये इग्वाइनल नाल। ठीक है, इग्वाइनल नाल मैंने आपको बताया था कि भ्रूणीय अवस्था में वर्षण उदर गुहा में होते हैं, लेकिन जन्म से पहले यानी 7वें महीने के अंत में जो वर्षण है इग्वाइनल नाल के द्वारा उदर गुहा से वर्षण कोश में आते हैं। तो उसी इग्वाइनल के नाल के द्वारा ये दोनों शुक्रवाहिनियां हैं, ये उदर गुहा में प्रवेश करते हैं और मूत्राशय में जाकर के खुलते हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना आपको? दोनों शुक्रवाहिनियां इग्वाइनल केनाल हिंदी में इसको वक्षण नाल भी बोलते हैं, वक्षण नाल। ठीक है, तो दोनों शुक्रवाहिनियां इग्वाइनल केनाल के द्वारा देह गुहा में प्रवेश करती हैं। वह मूत्राशय में खुलती है। मूत्राशय में खुलती हैं। ठीक है, तो शुक्रवाहिनियां संख्या में कितनी होगी? एक जोड़ी शुक्रवाहिनियां पाई जाती है, यानी प्रत्येक वर्षण से एक शुक्रवाहिनी निकलती है और प्रत्येक शुक्रवाहिनी क्या करेगी? इग्वाइनल केनाल के द्वारा देह गुहा में प्रवेश करती है और मूत्राशय में खुलती है। ठीक है, अब देखो इसके बाद एक चीज और ध्यान रखना, जो शुक्रवाहिनी होती है इसकी जो आंतरिक दीवार होती है, आंतरिक भित्ति बोल दो या दीवार, आंतरिक भित्ति। ठीक है, शुक्रवाहिनी है, इसकी जो आंतरिक भित्ति होती है वो ग्रंथिल उपकला की बनी होती है। ग्रंथिल उपकला की बनी होती है। अब ग्रंथिल उपकला होती है, इनकी ग्रंथिल उपकला की कुछ कोशिकाएं तरल और चिकने पदार्थ का स्राव करती हैं, जो शुक्राणु के लिए मार्ग को आसान बनाती है। भाई जो मार्ग यानी जिस मार्ग से शुक्राणु गुजरते हैं वो यदि मार्ग चिकना है तो शुक्राणु उसमें आसानी से गति करके आगे चले जाते हैं, और यदि मार्ग में कठिनाई आ जाती है, मार्ग चिकना नहीं है, तो शुक्राणु
अपनी अधिकांश ऊर्जा वहीं पर खर्च कर देते हैं। ठीक है, इसलिए जनन या जो निषेचन की संभावना है वो कम हो जाती है। तो इन सब से बचने के लिए शुक्रवाहिनी की जो आंतरिक भित्ति होती है ये ग्रंथिल उपकला की बनी होती है, और ग्रंथिल उपकला की कुछ कोशिकाएं तरल चिकने पदार्थ का स्राव करती हैं। तरल चिकने पदार्थ का स्राव करती हैं जो शुक्राणु मार्ग को कैसा बनाता है? आसान या बाधा रहित बनाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। शुक्रवाहिनी, तो शुक्रवाहिनी एक जोड़ी पाई जाती है। ठीक है, तो अपन ने सहायक जनन नलिकाएं पढ़ रहे हैं, और सहायक जनन नलिकाओं में अधिवर्षण पढ़ लिया और शुक्रवाहिनी पढ़ ली। ठीक है, अब इसके बाद अगली जो सहायक जनन वाहिनी है वो है मेल यूरिथ्रा। तीसरी सहायक जनन नलिका है यूरिथ्रा, जिसको अपन बोलते हैं हिंदी में मूत्र मार्ग। यूरिथ्रा या मूत्र मार्ग। तो देखो, मूत्राशय से मूत्रवाहिनी निकलती है। मूत्राशय से क्या निकलेगी? मूत्रवाहिनी निकलती है, और ये मूत्रवाहिनी स्खलन वाहिनी से मिलकर के स्खलन वाहिनी से मिलकर के किसका निर्माण करती है? मूत्र मार्ग का निर्माण करती है। ठीक है, अब ये स्खलन वाहिनी क्या है? तो स्खलन वाहिनी वो है जिसके द्वारा शुक्राणु आते हैं। ठीक है, तो नर में ध्यान रखना, शुक्राणु और मूत्र दोनों के लिए एक ही मार्ग होता है। तो जो मूत्र मार्ग है, जो मूत्रवाहिनी है, ये मूत्रवाहिनी स्खलन वाहिनी के साथ मिलकर के किसका निर्माण करती है? मूत्र मार्ग का निर्माण करती है। ठीक है, तो मूत्र मार्ग का निर्माण कौन करेगी? मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी स्खलन वाहिनी के साथ मिलकर स्खलन वाहिनी के साथ मिलकर किसका निर्माण करेगी? मूत्र मार्ग का निर्माण। अब ये जो मूत्र मार्ग है, ये मूत्र मार्ग किससे गुजरता है? पेनिस से। मूत्र मार्ग किससे गुजरता है? पेनिस से। ठीक है, और पेनिस के अंतिम सिरे पर खुलता है। कहां खुलेगा? पेनिस के अंतिम सिरे पर खुलता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, मूत्रवाहिनी स्खलन वाहिनी के साथ मिलकर मूत्र मार्ग का निर्माण करती है। ये मूत्र मार्ग है, ये पेनिस के द्वारा गुजरता है और पेनिस के अंतिम या शीर्ष भाग पर खुलता है। ठीक है, इसी के साथ अपन ने प्राथमिक जनन अंग पढ़ लिए हैं और सहायक जनन अंग पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब देखो अगली क्लास में अपन बाह्य जननांग और जनन ग्रंथियां पढ़ेंगे। धन्यवाद।